हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है केमिस्ट्री के एक और नए क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ध्यान में होगा, मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो मैटर होता क्या है इसके बारे में हम लोग पहले से जाने थे। आज हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, और क्या 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 होता है इसके बारे में आज थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, है ना। तो चलिए, जहां तक कि आप लोगों को याद होगा कि हमने क्लासिफिकेशन किया था, तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने यूज किया था, है ना। दो मेथड का हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। एक था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मींस क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पे कितने प्रकार में बांटे थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। ये हमने बांटा था। इसके बाद दूसरा हमारा मेथड था बांटने का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पे। ये दो भागों में बांटे थे। पहला था हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा था इम्प्योर। अब प्योर में दो था, एक था आपका एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड, और इम्प्योर में क्या था? आपका मिक्सचर था। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा वर्ल्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है ना। एक है आपका, एक क्या है आपका लिविंग, और दूसरा क्या है आपका नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग दो चीजें हैं, ये जान रहे हैं सब लोग, लिविंग और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में आपका क्या होता है? तो सबसे बेसिक यूनिट है वो है आपका एटम। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एटम। अब एटम जो होता है वो उसके बाद वो मिलता है तो क्या होता है? आपका मॉलिक्यूल्स बनता है। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स में दो तरह की चीजें काम करती है। क्या क्या? तो एक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ऐसा फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करके रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? IMFA, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल। दूसरा उसमें काम करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन मींस क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? IMFAR, अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। आई इंटर मॉलिक्यूल, है ना, F फोर्स, और R फॉर रिपल्सन। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं आपके मैटर। क्या बनाते हैं आपके? वो मैटर बनाते हैं। मैटर मींस क्या? आपको बताया था, पहले ही बता देते हैं, द्रव। अब मैटर की परिभाषा आपको ध्यान में होगा, है ना। क्या था? याद कीजिए आप लोग, है ना। मैटर की परिभाषा याद कीजिए, है ना। क्या था? एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील इट। हर वह चीज जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, वह हम जिसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोगों ने क्या कहा था? उसे हम लोगों ने कहा था पदार्थ। क्या कहा था हम लोगों ने? पदार्थ कहा था। तो ये बात आप लोगों को याद होगा, है ना। तो चलिए, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कंडीशन कुछ और चीजें हैं। तो ये तो आपका नॉन लिविंग था। अब लिविंग में भी आप लोग जैसे बायोलॉजी आप लोग पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में सबसे जानते हैं कि जो किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। यानी कोई भी बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर, जो संरचना बना है ना, और उसका जो है वो फंक्शनल यानी जो क्रियात्मक, यानी जैसे जैसे वो काम करता है, तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? हमारा सेल है। सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलता है तो ऑर्गेन, और ऑर्गेन को जब हम व्यवस्थित तरीके से सजा देते हैं तो एक कंप्लीट बॉडी बन जाता है। तो चलिए, अब देखते हैं मैटर। हम चूंकि हमारा जो है वो केमिस्ट्री है, तो हम लोग अभी लिविंग की बात करेंगे नहीं, हम लोग अभी बात करेंगे मैटर, पदार्थ की बात करेंगे। तो देखिए, पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो कैसे डिसाइड की जाती है? तो वो डिसाइड की जाती है आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के बेसिस पे वो डिसाइड किया जाता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक आपका, है ना, और ये आपका दूसरा, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दो चीजें हैं जो किसी भी मैटर के जो है वो अवस्था को बताता है। पहला कंडीशन ये है आपका कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर जो है वो आपका कब सॉलिड होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हो बहुत ज्यादा हो, है ना, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत कम हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो? कम हो, तो वो पदार्थ हमारा सॉलिड होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ठोस कहते हैं, है ना। अब कंडीशन दूसरा क्या है हमारा? तो सेकेंड कंडीशन है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा किसके अपेक्षा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा। तो वो क्या होता है? आपका लिक्विड होता है। लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड को हम लोग बोलते हैं द्रव बोलते हैं, है ना। लिक्विड को बोलते हैं द्रव।
अब कंडीशन तीसरा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। गैस को गैस ही कहते हैं। तो देखिए लिक्विड और गैस जो है वो आपकी दो चीजें, ये लिक्विड और गैस, इसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लो करने का नेचर होता है। फ्लो करने का क्या होता है, इसमें नेचर होता है, यानी बहने की प्रवृत्ति होती है। तो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे। कंडीशन वन कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत कम होगा, तो वो क्या होगा, क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा, है ना। कंडीशन सेकंड क्या है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा आपका, कम होगा, तो वो क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। कंडीशन थर्ड क्या है कि जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सो बहुत कम हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा हो, तो वो क्या होता है आपका, गैस होता है। लिक्विड और गैस को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, यानी फ्लो करने का गुण पाया जाता है ना। सॉलिड में फ्लो करने का गुण नहीं पाया जाता है, वो उसको जहां पे रख दीजिए वो वहीं पे स्थिर रह जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका, पहला जो है वो है आपका सॉलिड, है ना, सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है, पहले ही जान लिए थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो वो सॉलिड होगा, ये पहला। इसके बाद क्या कर, इंटरमॉलिक्यूलर गैप, अंतर आणविक दूरी जो है वो मिनिमम होगी, यानी बहुत कम होगी। दो कणों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको इंटरमॉलिक्यूलर गैप कहते हैं, अंतर आणविक दूरी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर गैप कहते हैं, अंतर आणविक दूरी, है ना। किसी पदार्थ के, है ना, अणुओं के बीच के जो दूरी होती है, खाली स्थान जो होता है, वही क्या कहलाता है, दो कणों के बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है आपका, अंतर आणविक दूरी। तो आपके सॉलिड में कहा था वो मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब आप कह सकते बहुत कम, बहुत क्या होता है, कम होता है ना, बहुत कम होता है, ध्यान रखना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, देखिए ये इसमें है ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बहुत का है, एक दूसरे से नजदीक नजदीक है। नजदीक नजदीक मीन्स सारे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत हाईली अट्रैक्शन फोर्स से क्या है आपके जुड़े हुए हैं। तो अब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तो आप उसको दूर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आप बहुत सारे ऐसे सिनेमाएं होंगे जिसमें देखे होंगे कि हीरो और हीरोइन जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जो हीरोइन के पिता है वो कहते हैं कि ये लोग तुमको ब्लैंक चेक दे रहे हैं और तुम जो है सो मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ, लेकिन वो क्या करता है, हटता है, नहीं हटता। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत क्या है, ज्यादा है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे, है ना। अब देखिए शेप और साइज, इसका शेप और साइज जो होता है वो क्या होता है, डेफिनिट होता है। डेफिनिट मतलब फिक्स होता है, क्या होता है ये, फिक्स, ये फिक्स होता है आपका। यानी सॉलिड का शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच के कणों के बीच का जो दूरी होता है वो बहुत कम होता है और ये एक दूसरे से बहुत नजदीक जुड़े होते हैं। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कहने का मतलब आयतन, ये क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस कहते हैं किसको है, तो ऐसा पदार्थ जिसका शेप, साइज और वॉल्यूम दोनों, तीनों क्या हो, डेफिनिट हो, तीनों क्या हो, डेफिनिट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड कहते हैं। अब आ जाते हैं लिक्विड पे। तो लिक्विड देखिए, लिक्विड दूसरा हमारा है ना, पदार्थ की अवस्था, दूसरा लिक्विड। इसमें पहले हमने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा होगा, है ना, ज्यादा, किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए जैसे क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो है वो सॉलिड में मिनिमम था, क्या था, मिनिमम था। तो यहाँ पे लिक्विड में क्या होगा, मोर देन सॉलिड, यानी सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे पदार्थ की कण की स्थिति भी आप देख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा जब बनाइएगा तो इसको थोड़ा सा दूर दूर बनाइएगा, है ना। जो कण है, जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा सा एक दूसरे से क्या हो, दूर दूर होने चाहिए। अब देखिए शेप और साइज ये अनिश्चित होता है। मतलब क्या, पानी को आप जमीन पे गिराइएगा तो वो निश्चित आकार में गिरेगा। कभी आप देखते हैं कि वो ट्रायंगल के आकार का हो, कभी स्क्वायर हो, है ना। कभी ऐसा तो नहीं दिखा है, हम तो आज तक देखे नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होते हैं, उसके आकार और जो आकृति होती है ना, शेप और साइज जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। हाँ, बट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अब जैसे एक गिलास पानी लीजिएगा, एक गिलास पानी, तो वो क्या होगा, आप उसको बाल्टी में रख दीजिएगा, फिर भी वो कितना गिलास, एक ही गिलास रहेगा, वो कभी बदलने वाला
नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपका लिक्विड का शेप और साइज जो होता है वो अनफिक्स है ना, इनडेफिनिट, और वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनिट फिक्स होता है। अब आ जाते हैं हमारा तीसरा है हमारा गैस। तो पहले जानते हैं ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से। अब देखिए क्या था कि हमारे सॉलिड में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर गैप मिनिमम था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा। देखिए इसमें जो है सो क्या था, कण जो थे वो एक दूसरे से थोड़े नजदीक थे, सॉलिड की अपेक्षा थोड़े दूर थे, और गैस में देखिए कि बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। तो इसका जो होता है वो, अब गैस का क्या कोई आकार होता है, नहीं होता है, तो ये क्या होता है हमारा इनडेफिनिट होता है, वॉल्यूम ये इनडेफिनिट होता है। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो लिक्विड होता है ना उसका शेप और साइज जो है वो फिक्स होता है। कैसे? तो वो निर्भर करता है उसके बर्तन पर। किस पर? बर्तन। जिस बर्तन में रखिएगा वो उस आकार का होता है। एक गिलास पानी लीजिए, उसको फ्रिज में जमने के लिए रख दीजिए, तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, गिलास के जैसा। फिर उसको बाहर निकालिए, फिर उसको पिघलने दीजिए, फिर उसको कटोरे में रखिए, फिर जमने के लिए रखिए, तो अब जो है वो पानी का आकार कैसा बनेगा, कैसा, कटोरे के जैसा। यानी आपका लिक्विड का भी तो जो है वो क्या होता है, क्या होता है उसका, लिक्विड का आकार होता है, लेकिन वो निर्भर करता है किस चीज पर, उसके बर्तन के आकार पे। किस चीज के आकार पे? बर्तन के आकार पे निर्भर करता है। चलिए अब देखिए सॉलिड की डेंसिटी कितनी है। तो आपका ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम, घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होता है, यानी आसानी से ये पिघलता नहीं है, बॉयल भी आसानी से उबलता नहीं है ना। बॉइलिंग पॉइंट में तो होता है कोई चीज का उबलना, और मेल्टिंग पॉइंट में तो होता है पिघलना। सॉलिड इतना आसानी से पिघलता है नहीं। अब इसका डेंसिटी क्या होता है लिक्विड का, ये लेस देन सॉलिड, यानी सॉलिड से थोड़ा क्या होता है, कम होता है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट और क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों सॉलिड से कम होता है, यानी लिक्विड जो है वो क्या होता है, थोड़ा जल्दी पिघल जाता है, थोड़ा जल्दी बॉइल हो जाता है ना। लेकिन गैस, गैस का डेंसिटी एकदम मिनिमम, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग भी क्या होता है, मिनिमम, है ना। देखिए डेंसिटी मैक्सिमम, डेंसिटी लेस देन सॉलिड, डेंसिटी मिनिमम। किसमें मिनिमम, तो गैस में मिनिमम, सॉलिड में मैक्सिमम, है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड में मैक्सिमम, गैस में मिनिमम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अलग अलग पदार्थों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होता। सॉलिड में भी अलग अलग सॉलिड होते हैं, है ना, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। कुछ और पदार्थों में सॉलिड होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। मेल्टिंग पॉइंट को एमपी कहते हैं, एमपी, और बॉइलिंग पॉइंट को बीपी कहते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। चलिए अब हमारा आ गया, देखिए चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब कैसे जो है वो भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो ये निर्भर करता है किस चीज पे, एक तो टेम्परेचर बदलता है उस पर, और प्रेशर की चीज पे। तो कैसे होता है, टेम्परेचर के द्वारा कैसे होता है ये हम बड़ा विस्तृत तरीके से हम लोग जानते हैं अभी। अब प्रेशर चेंज में करता है, तो प्रेशर के द्वारा ओनली, ये प्रेशर जो होता है वो उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है केवल किसमें, गैस में करता है, केवल किसमें करता है, गैस में। एक सेकंड, चलिए ये केवल किसमें काम करता है, तो ये केवल काम करता है आपके गैस में काम करता है, कौन सी, प्रेशर से, है ना। प्रेशर से अवस्थाओं में परिवर्तन होता है केवल किसमें, गैस में। किसमें, गैस में, है ना, गैस में काम करता है। ठीक है, देखिए ओनली इन गैस ये है, प्रेशर चेंज किसके लिए, केवल गैस के लिए है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, गैस का जब प्रेशर बढ़ता है तो वो किसमें बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है ना। किसमें बदल जाता है, लिक्विड। इसीलिए आप देखते हैं एलपीजी और सीएनजी जो होता है वो उसको रखा जाता है सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर पे, तो वो गैस किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तभी तो हम उसको वजन कर पाते हैं ना। तभी तो हम पता कर पाते हैं कि वो कितने केजी का है, कितने लीटर का है ना। तो ये गैस जो होता है वो हाईली प्रेशर पे होते हैं सिलेंडर में भरे हुए, और इसका उदाहरण है आपका एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम मेनली हमारा है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके है सॉलिड। एक सेकंड, कलर जरा चेंज कर दें।
देखिए सॉलिड आपके, है ना, ये है आपके सॉलिड। तो क्या होगा देखिए, जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड का क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या होता है बेटा, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होता है, पिघल जाता है। वो पिघल करके किसमें बदलता है, तो वो बदल जाता है आपके लिक्विड में। किसमें बदलता है, लिक्विड में। फिर देखिए लिक्विड का क्या क्या टेम्परेचर बढ़ाया है ना, क्या क्या है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया। लिक्विड का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मतलब क्या, वो गैस बन जाता है। इवेपोरेट होकर के क्या बनता है, गैस बन जाता है। अब देखिए फिर गैस के टेम्परेचर को हम अब क्या करना है, अब यहाँ तक तो कर लिए, अब गैस के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखो गैस के टेम्परेचर को जब क्या होता है, कम किया जाता है, गैस के टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। देखिए गैस का टेम्परेचर जब कम करते हैं तो दो चीज होती है। एक तो गैस का टेम्परेचर जब कम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, गैस के टेम्परेचर को देखिए क्या करते हैं, तो वो सॉलिड बनता है। और क्या होता है, तो जब गैस का टेम्परेचर कम करता है ना, तो उसका ड्यू पॉइंट बोलते हैं, वो उसके कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन मतलब होता है बूंद में मिलना। यानी गैस को जब हम क्या करते हैं, तो उसके टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो गैस के कण जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके ड्रॉप में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, ड्रॉप में। ड्रॉप से बनकर के वो किसमें आ जाते हैं, लिक्विड में। फिर लिक्विड के टेम्परेचर को कम कीजिए, यानी उसको जमाइए, तो लिक्विड को जमाइएगा तो वो किसमें बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। किसमें, जैसे सॉलिड। अब एक सिंपल सा बात समझिएगा, एक सेकंड। देखिए ये आपका है वाटर, ठीक है, ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। अब देखिए वाटर के टेम्परेचर को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। टेम्परेचर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो आप पानी को गर्म करेंगे तो वो किसमें बदल जाता है, भाप में। भाप मतलब किसमें, गैस में। अब इसी वाटर के टेम्परेचर को आप क्या कीजिए, कम कर दीजिए। टेम्परेचर को क्या कीजिए, कम कीजिए। टेम्परेचर कम करने का मतलब इसको फ्रिज में रखिएगा। फ्रिज में रखिएगा तो ये किसमें बदल जाता है, आपका सॉलिड में। सॉलिड आइस में बदलता है, बदलता है ना। तो यही चीज है यहाँ पे। फिर सॉलिड के टेम्परेचर को आप क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। सॉलिड के टेम्परेचर को क्या कीजिए, बढ़ाइए। सॉलिड के टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा तो ये क्या होगा, आपका फिर से जैसे वाटर बनेगा, है ना। वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, गैस बनेगा। गैस के टेम्परेचर को कम कीजिएगा, वाटर बनेगा। वाटर के टेम्परेचर को कम कीजिएगा तो सॉलिड बनेगा। यही चीजें होती है यहाँ पे। सिंपल तो चीजें हैं, समझना बड़ा आसान है ना। अब देखिए कुछ कुछ होता क्या है, कभी कभी आप समझिएगा बात को। कभी कभी क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को, सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो वो अचानक से क्या होता है, वो अचानक से क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, गैस बन करके और वो गायब हो जाता है। उसको हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कपूर को आप जलाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, टेम्परेचर यानी उसको जला रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको लिक्विड होना चाहिए था, लेकिन वो लिक्विड होता है नहीं, वो गैस बनता है, जल करके क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। और जब गैस के टेम्परेचर को कम करते हैं वो वाटर ड्रॉप में बदल जाता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है आपका, कपूर, है ना। कपूर को जब जलाते हैं तो वो क्या होता है, आपका गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है हमारा मैटर। तो फिजिकल अवस्था कितनी बताएं आपको इसकी, 5। मैटर की फिजिकल अवस्था कितने, 5। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये तीन चीजें जो है वो आसानी से आपको पृथ्वी पर मिल जाती है। क्या क्या, तो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये अर्थ पर नेचुरली मिलता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। अब आ जाइए, देखिए प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये अर्थ पर आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है, यानी ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरली नहीं है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, ये क्या आपके पृथ्वी पर आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया, मानव ने इसको बनाया है ना। देखिए प्लाज्मा होता क्या है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप जानते हैं, प्लाज्मा क्या है समझिए, है ना। प्लाज्मा देखिए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन, यानी प्लाज्मा जो है वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण है ना। प्लाज्मा मिश्रण है किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का। आयन कितने होते हैं, तो आयन होते हैं दो, एक होता है धन आयन
एक होता है आपका धन आयन, दूसरा होता है ऋण आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए इसमें प्लाज्मा के बारे में और क्या लिखा है। नेचुरली, है ना, नेचुरली प्लाज्मा स्टेट स्टार्स में मिलते हैं। स्टार्स मतलब तारों में। ये नेचुरली जो प्लाज्मा अवस्था है ये कहाँ पाया जाता है, स्टार्स, तारों में मिलता है ना। ये जो है वो हमारे अर्थ पे जो है वो नेचुरली यहाँ नहीं मिलता है। अर्थ पर प्लाज्मा स्टेट किसी डिस्चार्ज ट्यूब में जिसमें कोई इनर्ट गैस भरी हो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने करा के उत्पन्न किया जाता था। अब पृथ्वी पे हम बनाते कैसे हैं, ये यहाँ तो मिलता नहीं, वो तारों में मिलता है ना। नेचुरली वो कहाँ, तारा में मिलता है। और हमारे यहाँ आर्टिफिशियली, तो वो बनता कैसे है, तो अर्थ पर प्लाज्मा स्टेट किसी डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कोई जो है वो उदासीन ट्यूब है, यानी उसमें किसी तरह का क्या है, आवेश नहीं है, किसी तरह का कोई जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसमें क्या क्या जाता है, कोई इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भरा जाता है। ऐसा गैस जो क्या हो, अक्रिय हो, यानी वो किसी से जो है वो क्रिया नहीं कर रहा हो, है ना, अक्रियशील हो, है ना। तो वो जो इनर्ट गैस है वो क्या करता है कि जब उसमें जो है उस डिस्चार्ज ट्यूब में भर दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है, तब आपका उत्पन्न होता है क्या चीज, प्लाज्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, प्लाज्मा उत्पन्न होता है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका एक ट्यूब है ना। इस ट्यूब में क्या है, अभी आपका ये निष्क्रिय है, इसमें क्या किया, नियॉन गैस भरा गया। नियॉन का है आपका एक तरह का इनर्ट गैस है, और इसमें जैसे ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दिया, दे दिया। तो आप इसके अंदर देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉइंट कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पॉइंट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। ये नियॉन हमारा आयन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बन जाएगा क्या चीज हमारा, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है, एक बार फिर से समझते हैं प्लाज्मा। तो क्या किया जाता है, प्लाज्मा अवस्था को अगर हम अपने यहाँ बनाएंगे तो अर्थ पर प्लाज्मा स्टेट किसी डिस्चार्ज, तो ये व्हाइट लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से जिसकी तरफ से अभी हम क्या कर रहे हैं, रेड सर्कल बना रहे हैं। ये जो व्हाइट है आपका, ये क्या है आपका, एक ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इसमें देखिए ये क्या है कि दोनों तरफ से जो है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जा रहा है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तभी तो जाकर के ये सर्किट पूरा होगा, है ना। बैटरी से कनेक्ट करेंगे, स्विच देंगे तो इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा। और इसमें हमने जैसे एक इनर्ट गैस भरा है, कौन सा गैस है, वो हमारा नियॉन है। वो कौन सा है, नियॉन है, और नियॉन है, और इसमें जो है सो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या है कि इसके मिलने से क्या बन जाएगा हमारा, प्लाज्मा स्टेट, है ना। यहाँ लिखे थे ना मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या लिखे थे, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन, है ना। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन, तो देखो नियॉन हमारा क्या है ना, ये आयन है, और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सो मिले, तो क्या बन गया आपका, प्लाज्मा अवस्था बन गया। क्या बन गया आपका, प्लाज्मा अवस्था बन गया। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आज की वीडियो में हम समझते हैं। बोस आइंस्टाइन, बीईसी, क्या बोलते हैं इसको, बी ई सी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंसेप्ट गिवन बाय बोस, कौन, जगदीश चंद्र बोस, है ना, वो इंडियन थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, दो। किसी गैस को सुपर लो प्रेशर एंड सुपर लो टेम्परेचर पर ठंडा करने पर ये स्टेट प्राप्त है। यानी कोई गैस है तो उसके प्रेशर को एकदम मिनिमम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उसके स्टेट प्रेशर को मिनिमम कर दीजिए, और टेम्परेचर भी उसको क्या कर दीजिए, एकदम मिनिमम कर दीजिए। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या कर देना है, मिनिमम करना है। तो कौन सा स्टेट प्राप्त होता है आपका, बीईसी प्राप्त होता है। कौन सा स्टेट, बीईसी, है ना, बीईसी प्राप्त होता है ना। देखिए आपका ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, और लिक्विड और गैस के बीच की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ध्यान में देना, सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला जो अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था को प्लाज्मा, और लिक्विड और गैस के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ध्यान में रहेगा बात, है ना, दोनों में समझ में आ गया बात। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैटर, मैटर है क्या, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। अभी तो हम लोग फिजिकल अवस्थाओं के आधार पर हम लोगों ने देखा था, है ना, फिजिकल अवस्थाओं के आधार पे 5, है ना, कितने, 5। अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल पे। चलिए केमिकल हम लोग देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब,
केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब, रासायनिक जो अभिक्रिया है ना, रासायनिक संगठन है, उसके आधार पे इसको दो भागों में हमने बांटा था। एक था हमारा प्योर और दूसरा था हमारा इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर। प्योर में क्या बोले थे, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, है ना। और इम्प्योर में केवल और केवल हमारा मिक्सचर है, ठीक है, तत्व और एलिमेंट। तो आप जो पढ़ते हैं हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, है ना, ये सब क्या आपके एलिमेंट है। लेकिन H2O क्या है, H2O क्या है आपका, ये कंपाउंड है, ये और यौगिक है एक तरह का, ठीक है, ये क्या है आपका, एक तरह का यौगिक है ना। तो जब बहुत सारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो क्या होता है, आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। चलिए, तो प्योर और इम्प्योर, प्योर को कितने पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में। प्योर को कितने पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में। पहला हमारा एलिमेंट, दूसरा हमारा है कंपाउंड। आपका इम्प्योर कितना है, एक है, वो आपका क्या है, मिक्सचर है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं। देखिए, एक ही प्रकार के एटम से निर्मित, यानी एक ही तरह का एटम होगा उसमें केवल, और कोई दूसरा कण नहीं होगा। इन्हें किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं किया जाता। कोई तरीका अपना लीजिए लेकिन आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस पृथ्वी पर अभी तक कुल कितने एलिमेंट हैं, 118 है। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में है ना, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने एलिमेंट है, अभी तक 118 है। इसको तीन पार्ट में, कोई भी एलिमेंट है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है आपका। कितने पार्ट में, तीन। पहला आपका मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। तो ध्यान दीजिएगा, मेटल क्या होता है इसके बारे में। मेटल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु। मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु, है ना। मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी इससे होकर के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना। और जब इसको आप कीजिएगा तो वो क्या करेगा, ऊष्मा देगा, है ना। दूसरा क्या है इसमें, मेलेबल, यानी आघातवर्धीयता का गुण पाया। आघातवर्धीयता क्या होता है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, पीट पीट करके पतला चादर बना सकते हैं। पीट करके क्या बना दीजिएगा, इसको चादर बना दीजिएगा, है ना। पीट करके क्या बना दीजिएगा, चादर बना दीजिएगा, है ना। तो ये सॉलिड मेटल में पाया जाता है ना। अब तीसरा है क्या, डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स तन्यता, यानी इसको पिघला करके और तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इसको तार। डक्टाइल मीन्स क्या है, इसको आप पिघला करके किसमें बदल दीजिएगा, तार में बदल दीजिएगा, पतले तार में। वो आपका क्या है, मेटल का गुण। सोनोरस, सोनोरस मतलब क्या था, एक विशेष प्रकार की आवाज, यानी जब इसको पीटिएगा ना तो इसमें एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टन टन, है ना। ये विशेष प्रकार की आवाज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टन टन की आवाज कहते हैं, है ना। ये धातु में पाया जाता है। जनरली जो आपके मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है आपका मरकरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी है, वो है हमारा पारा। जनरली बाकी सब क्या है आपके, सॉलिड है। डेंसिटी इसका क्या होता है, सॉलिड है तो हाई ही होगा, ये बात क्लियर है ना। क्योंकि हम पहले जान लिए थे कि जो भी आपके सॉलिड होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका, हाई होता है। पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाया जाता है, तो लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये आपका इस तरह का पीरियोडिक टेबल अगर आप बनाते हैं अपना, इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल होता है। ये पीरियोडिक टेबल में आपके लेफ्ट साइड में पाया जाता है। लेफ्ट साइड मतलब बोले तो इधर इस साइड में पाया जाता है। लेफ्ट ये है ना आपका, तो ये लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं, है ना। और क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी ये सब जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का करते हैं, त्याग करते हैं, यानी इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इसमें कैटायन पाया जाता है ना। मेटालिक क्लस्टर यानी धात्विक चमक, यानी एक विशेष प्रकार की इसमें चमक होती है। तभी तो आप जानते हैं कि इसकी चमक के कारण ही तो सोना और चांदी का उपयोग आभूषण में करते हैं, नहीं तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते थे, है ना। जनरली ये हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब कठोर होते हैं, हार्ड मतलब कठोर, है ना। क्या ये सब आपके धातु के गुण है। तो पहला क्या था, ये विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक। दूसरा आघातवर्धकता का गुण। तीसरा तन्यता का गुण। चौथा पीटने पर टन टन की आवाज। ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड। बस छोड़ना है क्या हमको, इसको मरकरी को छोड़ना है। छठा क्या, इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है,
हाई होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, ये भी अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ये पीरियोडिक टेबल में कौन से साइड हमको मिलते हैं, तो ये हमको लेफ्ट साइड में मिलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, त्यागने की प्रवृत्ति होती है ना। ये क्या होता है, इसमें कीटायन होता है। इसका जो है सो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है ना। और ये कौन, इसका जो है वो जनरली ये जो इसका जो कह सकते हैं सरफेस का होता है आपका हार्ड होता है। ये आपके क्या है, आपके धातु के गुण थे। धातु के क्या थे, आपके गुण थे। दो तीन गुण तो बाकी आप सब लोग बता देंगे, है ना। लेकिन जितना गुण अभी ये बता रहे हैं तो ये जानते होंगे, लेकिन जो है सो आपको वो आउटपुट दे नहीं पाएंगे। अब आ जाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं, है ना। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं, ठीक है। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु। ये क्या था आपका, तो जैसे वो आपका मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट और क्या था आपका, इलेक्ट्रिसिटी था। तो ये आपका क्या होगा, उष्मा और विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। बस इसमें क्या है कि उष्मा कुचालक होता है, लेकिन इसमें डायमंड जो होता है वो क्या है आपका, अधातु तो है, लेकिन ये उष्मा का सुचालक होता है। डायमंड क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। डायमंड क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन आपका ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है ये आपका अधातु, है ना। आपका ग्रेफाइट जो है वो अधातु, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। वैसे ही डायमंड जो है वो क्या होता है, आपका है अधातु, लेकिन उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। अब ये इसमें जो होता है वो आघात वर्धिता का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा जो है वो ये क्या होता है, नॉन डक्टाइल, यानी इसमें जो है सो तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। न तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो कोई आवाज नहीं होती है ना, कोई विशेष प्रकार की आवाज नहीं होती है। ये जो है वो जनरली आपके लिक्विड और गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये मेटालिक लस्टर यानी एक विशेष प्रकार की इसमें चमक भी नहीं होती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। इसका डेंसिटी कम होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, क्योंकि ये लिक्विड और गैस अवस्था में पाया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है सो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी क्या होगा आपका, कम होगा। डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी इसका क्या होता है, कम होता है। चलिए अब देखिए पीरियोडिक टेबल में ये राइट साइड में होता है, जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल में कहा था राइट साइड में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करता है तो इसमें कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, ग्रहण करता है, उसमें माइनस, है ना। लेने वाला क्या होता है, गरीब होता है, और देने वाला अमीर होता है ना। अब इसमें एनायन होता है ना। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसमें कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो उसमें एनायन होता है। जनरली ये क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मतलब थोड़ा सा मुलायम होते हैं, है ना। लेकिन इसका जो है वो एक एग्जाम्पल है, सॉरी अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो आपका क्या है, डायमंड है। डायमंड मतलब हीरा। हीरे की तरह चमकीले। अब आगे बढ़ते हैं धातु। धातु के बाद लास्ट आज का है उपधातु। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड का। देखिए उपधातु क्या, तो सामान्य स्थिति में इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, यानी इसके अंदर जो होता है वो विद्युत धारा नहीं जाता। नॉन मेटल की तरह ये बिहेव करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। यानी जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो पहले तो ये नॉर्मल अवस्था में है, ये नॉर्मल अवस्था में है, तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं रहा, है ना। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ाया, तो क्या हो गया, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा, है ना। अब ये मेटल की तरह बिहेव करने लगा, तो दोनों हो गया। यानी पहले ये नॉर्मल अवस्था में क्या था, नॉर्मल अवस्था में क्या था, ये आपका जो है वो नॉन मेटल था, लेकिन जब हमने इसका क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, ये अब मेटल की तरह काम करने लगा। ये पीरियोडिक टेबल में सेंटर में मिलते हैं, सेंटर मतलब बीच में, कहा मिलते हैं, ये बीच में मिलते हैं, है ना। ये कहा मिलते हैं, बीच में मिलते हैं, ठीक है। अब इनका यूज जो है वो सेमीकंडक्टर अर्धचालक बनाने में किया जाता है, और सेमीकंडक्टर का आज बहुत बड़ा मार्केट बन गया, है ना।
ये जितने भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर लगता है ना, जैसे आपका सिलिकॉन है ना, बोरॉन है, जर्मेनियम है ना, ये सब है आपके इसके उदाहरण। चलिए तब तक के लिए आप सभी जो है वो क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इन सभी का नोट्स बनाते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो आप जरूर जो है वो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप क्वेश्चन जो है वो कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको हम जो है वो उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो लगातार कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, है ना, ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आप वीडियो देखिए फटाक से, और उसके बाद जो भी चीजें हैं आप नोट्स बनाए, है ना, और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।